हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं। छोटी सी थ्योरी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। बट इस थ्योरी के पीछे एक थ्योरी का बेस ज़रूर है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये थ्योरी का जो बेस है वो बेस है एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। अगर आप लोगों ने एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी पढ़ी है तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको इस वाली थ्योरी को समझ पाएंगे। और मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा चैनल पे, वो वाली थ्योरी भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। ठीक है, फिलहाल तो डेविड रिकार्डो की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। डेविड रिकार्डो की एक बुक आई थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उस बुक के अंदर इस थ्योरी का जिक्र किया है उन्होंने। ठीक है, इसको कंपैरेटिव कॉस्ट मॉडल भी कहा जाता है, कंपैरेटिव कॉस्ट मॉडल भी कहते हैं इस थ्योरी को। आइए शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरी कंट्री शुड एक्सपोर्ट द गुड्स इन विच द कॉस्ट एडवांटेज इज़ हाई और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लेस, एंड शुड इम्पोर्ट दोज गुड्स इन विच द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ हाई और देयर इज़ कॉस्ट डिसएडवांटेज। तो ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है? ये थ्योरी सिर्फ इतनी सी बात कह रही है, ये इतनी सी चीज़ समझाना चाह रही है आपको कि किसी भी कंट्री को वही गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उनको फ़ायदा हो, जिसमें उनको एडवांटेज हो। अदरवाइज़ एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं ना। तो कॉस्ट एडवांटेज जहाँ पर हो उसको एक्सपोर्ट कर दो, और जहाँ पर कॉस्ट डिसएडवांटेज हो रहा है, कॉस्ट का डिसएडवांटेज हो रहा है, उसको इंपोर्ट कर लो ताकि सस्ते में काम निपट जाए। नुकसान लेकर के फ़ायदा क्या है, ये चीज़ है। तो ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के। ये पूरी थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक और टैक्सेशन में दी है। इस थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं और लिमिटेशंस हैं, इसको बाद में समझेंगे। इसके पहले आप इस थ्योरी का न्यूमेरिकल वर्किंग समझ लीजिए, तब आपको ये थ्योरी समझ में आएगी कि ये डिसाइड कैसे होगा कि किस चीज़ को लेकर के कॉस्ट में डिसएडवांटेज है और किस चीज़ को लेकर के कॉस्ट में एडवांटेज है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने दो कंट्री लिए हैं, इंडिया और चाइना लिए हैं। इन दोनों कंट्री के हिसाब से पूरा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया है, तो आई होप आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। नेबरिंग कंट्रीज़ है, ऑल्दो यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इतने अच्छे माहौल नहीं हैं कि इस तरीके से, बट ठीक फिर भी बोथ द कंट्रीज़ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और यही क्या ज़्यादा तो यही है कि इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना इंडिया पे बहुत कम डिपेंडेंट है, इंडिया चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए दो कमोडिटीज़ ली हैं मैंने, कमोडिटी वन दैट इज़ व्हीट एंड कमोडिटी टू दैट इज़ स्टील। ये मान के चल रहे हैं हम कि इंडिया में जो पर यूनिट लेबर आर के बेसिस पे, यानी वन लेबर आर के बेसिस पे ये पूरा आपका स्केड्यूल बना हुआ है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आगे इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको लिख करके थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, एक सेकेंड। पर यूनिट या पर लेबर आर लिखिए आप, पर लेबर आर यानी हर एक घंटा जो लेबर काम कर रहा है उसके बेसिस पे ये पूरे नंबर्स हैं। तो कमोडिटी वन हमने वीट लिया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक घंटे में 100 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है पर लेबर आर। एक घंटे में 100 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और चाइना में 90 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलरली स्टील की बात करें तो इंडिया में पर लेबर आर 120 यूनिट्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस हो रही हैं और चाइना में 80 यूनिट्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, रियलिटी में तो उल्टा ही होगा बट फिर भी है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे अब ज़रा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड, है ना, याद होगा आपको, माइक्रो में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज़ ऑलरेडी बीन सेक्रीफाइस्ड। तो वो चीज़ जो ऑलरेडी सेक्रीफाइस्ड है उसके कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है ना। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो निकाला जाएगा। सपोज़ वीट का हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी हमको मिल रहा है, जो हम गेन कर रहे हैं, और सेक्रीफाइस क्या करना पड़ रहा है, जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो गेन हो रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो 120 यूनिट स्टील की गेन होगी कब? जब हम 100 यूनिट ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करेंगे। इसी तरीके से 80 यूनिट ऑफ स्टील गेन होगी कब? जब हम 90 यूनिट ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या निकल कर आया? 1.2, और यहाँ पर आया 1.89, है ना। तो 1.2 पर यूनिट ऑफ वीट स्टील निकल कर आएगा, और 0.89
यूनिट ऑफ स्टील निकल कर आएगा हर एक यूनिट ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करने पे, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट एंड दिस इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टील। सिमिलरली जो स्टील है ना, 120 यूनिट स्टील की हम सेक्रीफाइस करेंगे तब जा कर के 100 यूनिट ऑफ वीट मिलेगा। इसी तरीके से 80 यूनिट ऑफ स्टील को हम सेक्रीफाइस करेंगे तब जा कर के 90 यूनिट ऑफ वीट मिलेगा। तो ये भी सेक्रीफाइस निकल कर आया है ना। अब देखिए, जो भी कॉस्ट कम है जिस कंट्री का, उसको वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए और दूसरे वाले प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा लेना चाहिए, समझ गए। तो इंडिया में देखो वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है 1.2, और यही चीज़ चाइना में कम आ रही है 0.89। इसी तरीके से इंडिया में स्टील का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, स्टील का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आ रहा है, और चाइना में स्टील का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो इंडिया में स्टील का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इस वजह से इंडिया को स्टील में पूरा प्रोडक्शन ले आना चाहिए। तो अभी 1 घंटे में हम यहाँ पर 100 वीट बना पा रहे थे, अब ये नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको शिफ्ट कर दिया है स्टील में। तो 1 घंटे में अगर 120 स्टील बन पा रही थी और हमने वीट वाले भी पूरे लेबर यहाँ लगा दिए, तो वो लेबर मिला कर के 2 घंटे में अब 120 बनाएंगे ना फिर से, तो वहीं से ये वैल्यू निकल कर के आ रही है 240 यूनिट्स, नया प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आइए, चाइना 90 यूनिट्स वीट की बना रहा था 1 घंटे में और 80 यूनिट स्टील की बना रहा था 1 घंटे में। अब स्टील का प्रोडक्शन चाइना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि स्टील में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है ना। तो स्टील में जो 1 घंटा गया उसको भी वो वीट में लगा देगा। तो स्टील वाले 1 घंटे को जब वो वीट में लगाएगा तो ये 90 बन करके 180 हो जाएंगे ना। तो ये देखो, चाइना का वीट का प्रोडक्शन 180 हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया वीट चाइना से इंपोर्ट कर लेगा, है ना, और चाइना स्टील इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा, ऐसा हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे अभी बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा। इसके पहले, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एनालिसिस करने के पहले, इन दोनों को कंपेयर करने के पहले, स्टील का टोटल प्रोडक्शन हो रहा था 200 यूनिट और वीट का टोटल प्रोडक्शन हो रहा था वर्ल्ड में 190 यूनिट। तो टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन कितना हो रहा पता? 390 यूनिट, है ना। अभी हमने जब कंपैरेटिव कॉस्ट की एनालिसिस करी तो स्टील का टोटल प्रोडक्शन निकल के आ रहा है 240 और वीट का टोटल प्रोडक्शन निकल के आ रहा है 180। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन देखिए कितना आ रहा है 420। तो दोनों के बीच में ट्रेड टर्म्स भी बन गए अच्छे, है ना। आपस में ट्रेड कर लेंगे, खुद का कॉस्ट एडवांटेज भी हो जाएगा और वर्ल्ड का भी देखो फ़ायदा हो गया, वर्ल्ड का भी आउटपुट निकल कर आया। जब वर्ल्ड में ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा तो बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स हुए ना वर्ल्ड के लिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लो बढ़ेगा, है ना, इनफ्लो आउटफ्लो बढ़ेगा, मनी का अच्छा फ्लो बना रहेगा दोनों इकोनॉमीज़ के बीच में। तो दिस इज़ हाउ द कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस वर्क एंड दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो उनकी अपनी किताब में। अब आ जाइए इस थ्योरी के अजम्पशंस देख लेते हैं। बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं क्योंकि ये थ्योरी इनकम्प्लीट है ना। पहला अजम्पशन देखिए, 2 कंट्री हैं और 2 कमोडिटीज़ है, ऐसा रियलिटी में तो है ही नहीं। तो सबसे पहला और बड़ा अजम्पशन तो यही है कि 2 कंट्री हैं और 2 ही कमोडिटी हैं बस, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, दूसरा अजम्पशन ये कहता है कि देयर इज़ नो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या कह रहे हैं, ओनली लेबर इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अरे भाई, लेबर के अलावा भी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड होता है, कैपिटल होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको याद। बट इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ लेबर ही है। फिर फोर्थ में आ जाइए, इट इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी, देयर इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन द कंट्री। और एक ही कंट्री के अंदर लेबर अच्छे से मोबाइल है, यानी कि इधर से उधर ट्रांसफ़र कर पा रहा है। भाई उसकी जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ से लेकर के स्टील के प्रोडक्शन तक जा सकता है, स्टील के प्रोडक्शन से लेकर वीट के प्रोडक्शन तक आ सकता है, ईजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ये भी एक अजम्पशन है। और पांचवा अजम्पशन ये कहता है देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन दी कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उनके वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, है ना। अदरवाइज़ वो कॉस्ट भी तो फिर लग जाएगा, उस कॉस्ट को भी तो सेव करना। तो ये भी अजम्पशन है कि देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आ जाइए इसकी क्रिटिसिजम्स देख लेते हैं। ये अजम्पशंस थे 5 ऊपर वाले। अब आ जाइए लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस तो बहुत सारे हैं वैसे, बट कुछ बेसिक देख लेते हैं। पहला, डिफ़िकल्टी इन फैक्टर मोबिलिटी। ऑब्वियसली रियल लाइफ में इतना आसान थोड़ा ना होता है एक प्रोडक्शन यूनिट से लेबर को निकाल के दूसरे प्रोडक्शन यूनिट में ट्रांसफ़र करना। तो पहला तो डिफ़िकल्टी इन फैक्टर मोबिलिटी आ गया। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, 2 कंट्री के बीच में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, ऊपर से ड्यूटी और टैक्सेस भी लगते हैं,
है ना, वो भी अपने आप में एक डीमेरिट है, वो मैंने मेंशन नहीं किया बट वो आप लिख सकते हैं, वो भी एक लिमिटेशन है। फिर आ जाइए अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ लेबर वैल्यू। अभी लेबर वैल्यू का बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। क्या मान के चल रहे हो भाई, 1 घंटे में अगर आप वीट बना रहे हो, क्या था अपने एग्जाम्पल में, हाँ 1 घंटे में अगर हर लेबर 100 वीट बना रहे और चाइना में 1 घंटे में 90 बन रहा है, ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या, ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक बात हो गई ना। घंटे दोनों ने एक ही एक लगाए, घंटे दोनों ने एक ही एक लगाए, इसका मतलब ये होगा कि भाई या तो ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है उसको नापने के लिए कोई चीज़ नहीं बनी है, जो कि सच भी है ना। तो ये लेबर वैल्यू का बहुत ही गलत अजम्पशन वैल्यू है ना, जो कि हो नहीं सकता। और डेविड रिकार्डो ने ही जो लेबर थ्योरी दी है ना, वहीं से ये निकाली ये वाली थ्योरी भी। डेविड रिकार्डो की जो एक लेबर थ्योरम है जिसमें उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी, उसी लेबर थ्योरम में से ही ये वाला आपका कंपैरेटिव कॉस्ट एनालिसिस निकल करके आता है। इसी वजह से लेबर वैल्यू का सही अजम्पशन नहीं है यहाँ पे। फिर अगले देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन क्या कहता है। अगला लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट प्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन तो है ही। वही तो बात हो रही है, किस तरीके से इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि भाई एक ही घंटे में यहाँ 120 बन रहा है, यहाँ 80 बन रहा है, तो प्रोडक्शन इनएडिक्वेट क्यों है? क्या ऐसी कमी है, क्या चीज़ है? तो वही इनएडिक्वेट प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है। फिर थ्योरी इज़ स्टैटिक एंड नॉट डायनेमिक। ऑब्वियसली डायनेमिक थ्योरी का मतलब ये होता है जो चेंज करती रहे बढ़ती हुई ज़रूरतों के साथ, है ना, वर्ल्ड डायनेमिक्स के साथ, जियो पॉलिटिक्स के साथ, स्टैटिक ना रहे। ऑब्वियसली ये थ्योरी स्टैटिक है भाई, फार्मूले पे बेस्ड है और वो भी बेसिक अजम्पशंस पे बेस्ड है। इन अजम्पशंस को लो, फिर उसमें फार्मूला लगाओ, फिर उसके बेसिस पे करो। तो ये आजकल थोड़ी ना चल पाएगा, क्योंकि भाई आजकल तो वॉर का ज़माना है, कोल्ड वॉर हो जाता है, फिर वॉर भी हो ही जाता है, तो उन सब बेसिस में तुरंत डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब वहाँ पे थोड़ा ना वापस बैठ करके डेरिवेशंस लगाएंगे, ये सारी चेंजेस होंगे, क्योंकि ये तो स्टैटिक थ्योरी है। तो डायनेमिक थ्योरी ना होने के कारण इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो ये ज़्यादा मान्य नहीं है। बट हाँ, दिस थ्योरी कैन बी बेस ऑफ फर्दर रिसर्चेस। आगे जो फर्दर रिसर्चेज आई हैं, जो फर्दर एडिशंस हुए हैं, वो इस थ्योरी के बेस पे लिए गए हैं, वो चीज़ एक है ना। तो बस यही था, छोटी सी थ्योरी थी डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, जो मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और हाँ, इसी तरीके से और भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ मैं चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। जब भी कोई डाउट है उसे ले लीजिएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल पे मैं ये नोट्स को भी से अपलोड कर दूँगा, और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके यही वाले नोट की जो फाइल है आप इसको ले सकते हैं, आपके काम आ सकता है ये, ठीक है। थैंक यू सो मच।